पता नहीं किसने भेजा है। ये हैंडराइटिंग तो एक ही इंसान की हो सकती है। हेलो, लिसन, मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, समझे? मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। और एक बात तो कान खोलकर सुन लो, पापा के बाद मुंशी जी ही सब कुछ है मेरे लिए। तुम लोग को तो मैं देख लूंगी, एक एक को जहन्नुम भेजूंगी, समझे? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रचना बेटी का खुद का परिवार होते हुए भी सब कुछ उसने आपके नाम कर दिया। सुमित्रा, मैं इस बारे में रचना से बात करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। जी कहिए। श्यामचंद श्रीवास्तव हैं? हाँ। उन्हें रचना बसिन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दे रहा हूं। मुंशी जी, इस वसीयत के अनुसार तो रचना के जाने के बाद सब कुछ आप ही को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आप पर ही शक करेगी। लेकिन मैंने कभी रचना बिटिया से किसी चीज का कोई लालच नहीं किया, बल्कि मैं तो उससे मिलकर ये कहने वाला था कि मुझे उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुलाजिम से ज्यादा मैं उसका बाप था। और आप ही बताइए, भला एक बाप अपनी बेटी से कभी कुछ ले सकता है? बातों का कोई फायदा नहीं है मुंशी जी, क्योंकि अदालत जज्बात नहीं सबूत देखता है मुंशी जी। लेकिन मैंने रचना बिटिया का खून नहीं किया है। मानता हूं मुंशी जी, लेकिन अदालत में ये बात साबित कैसे करें? एक बात बताइए, बसीन परिवार में और कौन कौन है? 5 लोग और हैं, लेकिन रचना बिटिया की उनसे कभी नहीं बनी। वो उसका सौतेला परिवार है। अच्छा, हाँ वरुण, हेलो। आप शायद केबल टीवी कंपनी की तरफ से आए? अब जी हाँ, वो क्या है ना, पूरे एरिया में नई केबलिंग चल रही है, इसलिए पुरानी केबल लाइंस बंद हो गई है। मॉम, मेरे रूम का केबल भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो मैं आया हूँ। वो क्या है ना, नई केबल लाइंस सिर्फ नए अडाप्टर्स के साथ ही चलेगी, और ये नए अडाप्टर्स मुझे टीवी में फिट करने होंगे। तो अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू हो जाऊँ? अब पहले मेरे रूम का केबल ठीक करने दीजिए ना, वो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। जल्दी करना, समझे? ओके। अब आपका कमरा कहाँ है?
सुजीत, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रमनी को अपने कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी पसंद नहीं है। Why don't you just keep it back? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ये रमनिक मामा का ही कमरा है। हेलो मिस्टर, और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट और। जल्दी करो। 1 मिनट भैया, वो मेरे दूसरे कमरे में, मतलब दूसरे बेटे के कमरे की रूम की टीवी भी खराब है, उसको भी देख लेना। हाँ ओके मैडम। बट मॉम, रणवीर भैया तो आपके बेटे को क्या हुआ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं। तो फिर जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। ओह सॉरी। ये कैसा अनाड़ी केबल वाला है? जाओ जाके वहां वॉशरूम में हाथ धो लो। थैंक यू। ये लो बैंडेड, और देखना बाथरूम में कहीं खून का दाग न रह जाए। या थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कहा जाता है कि हर बुरे काम की जड़ होती है पैसा या तो प्यार, और ये पैसे के लिए प्यार वाला केस है। सुपरफिक्स इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम भसीन की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से इकलौती लड़की रचना भसीन, और छोटी पत्नी जो यहां मौजूद है सुनैना भसीन, उनसे 3 औलादें, यानी कि 2 परिवार। इन परिवार की आपस में कभी बनती नहीं थी, और विक्रम के मौत के बाद तो मानो ये दोनों सौतेले परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। योर ऑनर, मरने से पहले विक्रम भसीन ने अपने 100 करोड़ की जायदाद अपने पहले पत्नी के नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद इस जायदाद की एकलौती वारिस बनी रचना भसीन। अफसोस, उनकी सौतेली मां और परिवार को कुछ नहीं मिला। इन जख्मों पे रचना ने नमक छिड़का जब उसने अपनी ये वसीयत बनाई। इस वसीयत में अपने बाद अपना सब कुछ उसने सुपरफिक्स कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दिया। और यहां फिल्म में एंट्री होती है मेन विलन की, भोले वाले दिखने वाले मुंशी जी। मुंशी जी, आपकी उम्र क्या है? जी 10 साल। और रचना की कितनी थी? लगभग 28 साल के करीब। ओह, मतलब नेचुरल कॉजेस, यानी कि आम सूरतों में आप पहले ऊपर जाते है कि नहीं? सामने लटकी हुई 100 करोड़ की गाजर चखे बिना दौलत का मजा तो जीते जी लिया जाता है, मरने के बाद नहीं। और आपने सोचा है कि रचना को अगर भरी जवानी में मार दूं तो सारा पैसा मेरा इंस्टेंट। और अपनी बची कुची लाइफ में आराम ही आराम और ऐश ही ऐश।
ये झूठ है जज साहब। आप मेरी पत्नी सुमित्रा से पूछ लीजिए। मैं ये वसीयत रचना को लौटाना चाहता था जज साहब। अरे जब उसके पैसे लेना मुझे गवारा नहीं था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ जज साहब, कैसे? जज साहब, रचना मेरे लिए मेरी बेटी समान थी। मुंशी जी, बेटी होना और बेटी समान होना इसमें काफी फर्क है। इसलिए आपने इस बेटी को सामान की तरह लुढ़का दिया, सिर्फ उन करोड़ों के लिए। Am I right? योर ऑनर, जिस तरह मेरे प्रिय मित्र एडवोकेट राणे ने इस वसीयत की कहानी पेश करी वो काबिले तारीफ है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ आधी ही कहानी बताई है अदालत को। I wonder why। शायद बाकी की आधी कहानी आपने मेरे लिए छोड़ी है मिस्टर राणे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आधी बात कौन सी? बाकी की आधी कहानी कुछ इस तरह है योर ऑनर। रचना भसीन ने अपने वसीयत में ये पूरी जायदाद मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि अगर किसी भी कारणवश मुंशी जी इस जायदाद को संभालने में असफल रहे तो ये पूरी जायदाद, ये सारे फंड, सारी कंपनीज मिस्टर विक्रम भसीन की दूसरी पत्नी मिसेस सुनैना भसीन के नाम कर दी जाएंगी। और किसी ने बड़ी शातिरता से, बड़ी होशियारी से रचना भसीन को रास्ते से हटाया और उस कत्ल का इंजाम मुंशी जी के सर मढ़ दिया। मुंशी जी को उम्र कैद हो जाए और वसीयत के तहत यह सारी जायदाद मिसेस सुनैना भसीन के नाम हो जाए। इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, रचना भसीन के कत्ल से 2 मिनट पहले उनको एक फोन आया था। मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा। सुमित्रा भसीन के परिवार से। और मुझे पूरा शक है योर ऑनर कि कातिल भी उन्हीं के परिवार का सदस्य है। जिसे तुम शक कह रहे हो केडी, वो सिर्फ एक भ्रम है। कैसे? अभी साबित कर देता हूं। वो है योर ऑनर, रचना की मौत एक लेटर बॉम्ब फटने से हुई, जिसका ट्रिगर लेटर का फ्लैप खुलने से एक्टिवेट होता था। मुंशी जी, भसीन परिवार का नमक आप कितने सालों से खा रहे हैं? 26 सालों से मैं उनके साथ हूं। उसके पहले आप क्या करते थे भरी जवानी में? जी, कोलकाता में था मैं। कोलकाता में क्या कर रहे थे? नौकरी, पढ़ाई या बलवाई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल पर लांछन लगा रहे हैं। बेवजह नहीं केडी। मुंशी जी जब कोलकाता में थे तब एक उग्रवादी थे और पुलिस से भागकर मुंबई आए थे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये सही है, लेकिन वो मेरी पिछली जिंदगी थी और ये सब मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था। मुंशी जी, जब आप उग्रवादी थे तब आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या था? बम बनाना। मतलब जो जवानी में सीखा बुढ़ापे में काम आ गया है? मिस्टर राणे, कोई सबूत है आपके पास कि मुंशी जी ने वो लेटर बॉम्ब बनाया था या ऐसे ही? वो लेटर बॉम्ब जहां से पोस्ट हुआ था वो पोस्ट ऑफिस मुंशी जी के बिल्कुल घर के बाहर है। इससे क्या साबित होता है? कुआं प्यासे के पास नहीं आता मिस्टर राणे, प्यासा कुएं के पास जाता है। आप भी जाकर उस लेटर बॉक्स का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। तो और एक सबूत पेश करता हूं केडी। सबूतों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मुंशी जी, इस लेटर पे बड़े सुंदर अक्षरों में जो पता लिखा हुआ है, क्या ये लिखावट आपकी है? क्या ये लिखावट आपकी है? लेकिन ये मेरा लिखा हुआ नहीं है।
योर ऑनर, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, हमने मुंशी जी का लिखा हुआ एक खत पढ़ा है और इस लेटर बॉम्ब पर लिखे गए पते की जांच की है। दोनों हैंड राइटिंग बराबर मैच करते हैं। ये लिखावट मुंशी जी की ही है। साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, ये लिखावट मेरी नहीं है। जी जी। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू मिस्टर राणे। मिस्टर मानिकतला, ये बताइए कि क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने मुंशी जी की लिखावट की नकल की हो? नो, आई डोंट थिंक सो। और अगर नकल करने वाला आपकी तरह कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, क्या तब ये मुमकिन है? तो शायद हो सकता है, लेकिन 2 या 5% मेरे लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच। बेनिफिट ऑफ डाउट। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह मिसेस सुनैना वसीन की सुपुत्री और रचना वसीन की सौतेली बहन मिस टीना वसीन, जो खुद एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। मिस टीना वसीन, ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी का कोर्स किया है, क्या ये सही है? जी, मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। राइट। ये भी हमने सुना था कि बचपन से आप शौकिया लिखती हैं। कभी कभी अपने भाइयों के रिपोर्ट कार्ड्स पर अपने पेरेंट्स की जाली हस्ताक्षर किया करती थी। कभी कभी अपने पिताजी की लिखावट में मुंशी जी से पैसे मंगवा लेती थी आप। ये भी सही है? I'm sure ये बात आपको मुंशी जी ने बताई होगी। Anyway, इस लिफाफे पर जो नकल है वो मेरी नहीं है। उस लेटर पर जो नकल है वो मेरी नहीं है, इससे क्या मतलब है आपको? आपको कैसे पता कि वो लेटर पर जो लिखावट है वो नकल ही है? हाउ डू यू नो दैट? अब वो अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले शायद। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। 2 हफ्ते से टीना जी का हाथ टूटा हुआ है, और टूटे हुए हाथ से किसी के हैंडराइटिंग की नकल तो क्या है, ओरिजिनल हैंडराइटिंग भी वो नहीं कर सकेगी। मिस्टर राणे, यही तो हम लोगों की प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि हम ऊपर से जानकारी हासिल कर लेते, तह तक कोई जाता ही नहीं। वैसे आपको किसी ने बताया नहीं या आपने पूछा नहीं कि मिस टीना वसीन राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड? चलिए मैं बता देता हूं योर ऑनर, टीना वसीन लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि लिखने के लिए ये अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं, दाएं का नहीं। नाउ इफ यू डोंट माइंड मिस्टर राणे, थैंक यू। रुकावट के लिए खेद है। तो आप मेडिसिन पढ़ रही हैं। दरअसल आपके प्रोफेसर ने बताया कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं। तो क्या आप मेडिकल कॉलेज में लेटर बॉम्ब बनाना में सिखाते हैं आजकल? जी नहीं टीना जी, तो क्यों आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो रिपोर्ट हमने हासिल की है आपकी वेब हिस्ट्री के साथ, उसमें क्यों ऐसा पाया गया कि 10 मई को आपने एक वेबसाइट से लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की? मे आई नो व्हाई मिस टीना वसीन? ऑर्डर। अब ये मैंने डाउनलोड नहीं किया। आपके कंप्यूटर से क्या डेट बताया आपने? 10 मई, 10 मई। 10th मई को योर ऑनर टीना जी अपने मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सातारा में बारखेड़ी गांव गई थी मेडिकल कैंप के लिए, और बारखेड़ी में दूर दूर तक इंटरनेट नहीं आता है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। 10 मई को आप बारखेड़ी गांव गई थी। जी, एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah, but Miss Tina,
आपका कंप्यूटर तो बारखेड़ी गांव नहीं गया था, आपका कंप्यूटर तो घर पर ही था। आप पासवर्ड नहीं लगाती आपके कंप्यूटर में क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की। किससे पूछे? आपके भाई साहब से पूछे, सुजीत भाई साहब से। मिस्टर सुजीत भसीन, अदालत को बताइए कि आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? जी मैं अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। अदालत को यह भी बता दीजिए कि क्या बनाते हैं आप उनकी फैक्ट्री में? जी इंडस्ट्रियल ग्लू, गोंद जो मशीनों में काम आती है वो। इंडस्ट्रियल ग्लू योर ऑनर, गोंद जो मशीनों में इस्तेमाल होता है। मिस्टर भसीन, क्या ये वही ग्लू है, वही गोंद है? जी सर। ये वही गोंद है योर ऑनर, इंडस्ट्रियल ग्लू, और इसके ट्रेसेस इस लेटर बॉम्ब पर भी पाए गए। फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आपके टेबल पर है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? यही तो हम भी सोच रहे हैं मिस्टर भसीन कि ये कहां से आया। स्टिकी सिचुएशन। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर भसीन कि आप ही हैं वो जिसने इंटरनेट से पहले लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, फिर लेटर बॉम्ब बनाया और फिर रचना को पोस्ट किया? मिस्टर पाठक, लेटर बॉम्ब रिसीव हुआ था 11 तारीख को, मतलब पोस्ट में डाला होगा 9 या 10 को। तो लेकिन 9, 10 और 11 सुजीत अपने दोस्त की शादी के लिए बंगलोर गया हुआ था योर ऑनर। शादी के ये फोटोग्राफ्स और लेटर बॉम्ब 9 और 10 को अगर पोस्ट में डाला है मुंबई के गिरगाम पोस्ट ऑफिस में, तो इसने नहीं डाला होगा क्योंकि ये 9, 10 और 11 आई गेट द पॉइंट मिस्टर राणे, ये बेंगलोर में थे। करेक्ट। आई गेट द पॉइंट। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये लेटर इन्होंने पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल अब भी यहां खड़ा है कि इनकी फैक्ट्री का ग्लू इस लेटर पर कैसे आया। इनके पास तो जवाब नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके रमनिक मामा कटघरे में आकर हमको चिपकाएंगे, बताएंगे। सर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिफाफे के ऊपर ग्लू कौन और क्यों लगाएगा, और दूसरी बात, मेरे अलावा लगभग और 50 फैक्ट्रीज हैं जो इस तरह का इंडस्ट्रियल ग्लू बनाती हैं। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ता उन्हें मैं मिस्टर खन्ना, जरूर पकड़ता अगर जायदाद के वारिस वो होते, लेकिन जायदाद के वारिस तो आपकी बहन है। अरे तो आप मेरी बहन को पकड़िए ना। क्योंकि भसीन की जायदाद में से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जो कुछ भी है वो मेरी बहन और उसके बच्चों को मिलने वाला है। मिस्टर खन्ना, काम डाउन, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। चलिए ये बताइए, आप किसी एडवोकेट सुरेश अय्यर को जानते हैं? याद नहीं। याद करिए। चलिए मैं याद दिला देता हूं। मिस्टर खन्ना, हमें एडवोकेट सुरेश अय्यर का कार्ड मिला जिसके पीछे एक तारीख और समय लिखा हुआ है, 9 मई दोपहर के 2:30। ये लिखावट को पहचानते हैं आप? जी हाँ, याद है मुझे। उस रोज मैंने उस वकील से फोन पे बात की थी क्योंकि मेरा भांजा रणवीर उससे मुलाकात करना चाहता था। क्यों? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो रणवीर आपको बता सकता है। लेकिन पिछले 3 महीनों से रणवीर कोमा में है जज साहब। अदालत को बताइए कि रणवीर जी कोमा में क्यों है। 15 मई को किसी बार में उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और किसी ने उसके सर पे बोतल दे मारी। बस तब से वो बेचारा कोमा में ही है। तो मिस्टर खन्ना, 1 मिनट केडी, इस केस की गाड़ी तुम कहां घुमा रहे हो? एडवोकेट सुरेश अय्यर का इस केस से क्या लेना? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एडवोकेट सुरेश अय्यर एक क्रिमिनल लॉयर है। जानते ही होंगे कि क्रिमिनल लॉयर की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई क्रिमिनल केस होता है। और मैं मिस्टर खन्ना से जानना चाहूंगा कि 3 महीने पहले ऐसा कौन सा क्रिमिनल केस था या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अरे ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप मेरी बहन से पूछिए ना। चलिए उन्हीं से पूछते। जी नहीं, 3 महीने पहले रचना के खिलाफ हम सिविल केस लड़ रहे थे, क्रिमिनल केस नहीं। ओके, तो फिर क्यों मिसेस भसीन आपके बेटे रणवीर को एक क्रिमिनल लॉयर से मिलने की आवश्यकता पड़ी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने बाद की कहानी वो सोच रहा हो कि कोई क्रिमिनल केस लड़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस? देखिए, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। एक और बात मिसेस वसीम, एडवोकेट सुरेश अय्यर ही क्यों? क्योंकि वैसे मेरे सहकर्मी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अदालत में, लेकिन 100 में से 95 केसेस वो हार चुके हैं, और जो 5 जीते थे वो जाने दीजिए, उसकी बात बाद में करेंगे। वो ही क्यों, जबकि आप लोग किसी भी अच्छे लॉयर को हायर कर सकते थे। सुरेश अय्यर ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रणवीर साहब जानबूझकर कोई क्रिमिनल केस हारना चाहते थे? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ पता नहीं है। क्या साबित करना चाहते हो केडी? साबित करना चाहते हो कि वो लेटर बॉम्ब परिवार में से ही किसी ने भेजा था? जी। देखो, अगर 9 और 10 तारीख को अगर वो लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ है तो उस दौरान सुजीत बंगलोर में था, टीना सातारा में थी और सुनैना अपने भाई रमणीक के साथ शिरडी में। शिरडी में वो साई पैलेस होटल में ठहरी थी, जिसका ये बिल है जैसा। अब शहर में बचा कौन? रणवीर। रणवीर भसीन तो कोमा में था। अब केडी पाठक कहेंगे कि कोमा से उठकर रणवीर ने ही वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया है? हो सकता है? हो सकता है। What Your Honor? जज साहब, हमें कैसे पता कि रणवीर भसीन वाकई कोमा में है? हो सकता है कि वो कोमा का नाटक करके हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मिसेस भसीन, कोई सबूत है कि आपका बेटा वाकई कोमा में है? मिसेस सुनैना भसीन, क्या आपके पास आपके बेटी की बीमारी का कोई सबूत है? योर ऑनर, मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। पिछले 3 महीनों से मैं मिस्टर रणवीर भसीन का इलाज कर रहा हूं। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने इस अदालत में पेश की हैं, जिन्हें देखने के बाद यह साबित होता है कि मिस्टर रणवीर पूरी तरह से कोमा में है। और वैसे भी 9 से 11 अगस्त तक मैं अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ मिस्टर रणवीर के साथ था। जाहिर है मिस्टर रणवीर कोमा में थे, इसलिए वो पूरा दिन अपने बेड पे थे। मिस्टर पाठक का ये शक बेबुनियाद ही नहीं, बेवजह भी है। केडी, इन रिपोर्ट्स को देखने से साफ साबित होता है कि 10 अगस्त को जब ये लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ था, भसीन परिवार का कोई भी सदस्य इस शहर में नहीं था। सो आई डोंट थिंक कि अब तुम भसीन परिवार पर उंगली उठा सकते हो। बचा अंगूठा यानी कि ठेंगा जो तुम्हें इस केस में मिलने वाला है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं अदालत से अगली तारीख की गुजारिश करता हूं। ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। करो, तैयारी करो, पहली शिकस्त की तैयारी। Hi, Bunty. Hi, sir. Hi. Take a look at these papers. Sure. क्या बंटी, क्या कर रहा है? लॉयर बनने की प्रैक्टिस। लॉयर या लायर? लॉयर। अच्छा लॉयर, तो बुक तो सीधी कर ले। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस लेटर बॉम्ब के बाहरी हिस्से पर गोंद क्यों लगी थी? गोंद तो हम अंदर लगाते हैं ना? हाँ, ये मैं भी सोच रहा था, और वो भी इंडस्ट्रियल ग्लू, मशीनें चिपकाई जाती है इससे। वरुण, इस केस से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं। उस लिफाफे पे गोंद का चिपका होना, क्यों रणवीर भसीन ने एक ऐसा लॉयर किया जो यकीनन केस हारता?
बोलो वो भसीन परिवार में से ही किसी ने। अबे रुक रुक। कुछ भी करता है ये बच्चा। व्हाट इज दिस? क्लियर। पर इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? सर, छत से याद आया, रणवीर के बाथरूम की सीलिंग पर भी अजीब सी तस्वीरें लगी हुई हैं। बाथरूम की सीलिंग पे? बाथरूम के सीलिंग पर कोई फोटो क्यों लगाए हुए? सो वही समझ में नहीं आ रहा है। यही बात तो मुझे अजीब लग रही है। तू एक काम कर वरुण, जरा जाके देख के रणवीर भसीन वाकई कोमा में है या कोई और खेल है इसके पीछे। कोई चेक। राइट सर। हाय। अब तुम क्या चेक करने आए हो? वो एक्चुअली पहली वाली केबल बहुत पतली थी और ये केबल, ये लेटेस्ट फाइबर केबल है। इसमें आपको सुपर एचडी क्वालिटी मिलेगी। चेक करके देखिए देखिए। अब सॉरी, वो क्या है ना, जंक्शन पॉइंट बाथरूम से लेना पड़ेगा। सो कैन आई? थैंक्स। ये तो चल रही है टीवी, क्या जरूरत थी नए वायरिंग की? अब जंक्शन पॉइंट कहीं और से लेना होगा। विल यू जस्ट लीव? ये केबल लेवल की लाइन हमें नहीं चाहिए, प्लीज। ये देखिए सर। सर, ये तो वही इंडस्ट्रियल ग्लू है ना जो उस लेटर पे था। इसका मतलब क्या हो सकता है? आई डोंट नो वरुण, लेकिन कुछ तो मतलब होगा। फोटो फ्रेम इंडस्ट्रियल ग्लू से बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाया। मिस्टर केडी पाठक, पिछली बार तुमने अदालत से वक्त लिया था अपना केस और मजबूत करने के लिए कुछ सबूतों को इकट्ठा करने में। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? अनफॉर्चुनेटली नॉट योर ऑनर, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत में मुझे उन सवालों का जवाब मिलेगा। अब कैसे सवाल? योर ऑनर, 3 महीने पहले इस केस से जुड़ी 3 वारदातें हुई। 3 महीने पहले भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की गई। 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन ने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेश अय्यर को कांटेक्ट किया और 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में चले गए। मेरी शक की सुई एक बार फिर से घूमकर मिस्टर रणवीर भसीन पर आट की। फिर से रणवीर भसीन जो 3 महीने से कोमा में है? यू राइट, वही रणवीर भसीन मिस्टर राणे। योर ऑनर, मुझे भसीन हाउस से कुछ तस्वीरें मिली ऐसी जो मिस्टर रणवीर भसीन के बाथरूम के सीलिंग पर चिपकाई गई थी इसी इंडस्ट्रियल ग्लू से, जो हमें इस लेटर बॉम्ब पर भी मिली। जरा सोचिए योर ऑनर, क्यों कोई अपनी बाथरूम की सीलिंग पर ऐसी तस्वीरें चिपकाएगा? मैं चाहता हूं कि उनकी माताजी मिस सुनैना भसीन आकर मुझे इस सवाल का जवाब दे। इजाजत। मिसेस भसीन, अक्सर फोटो फ्रेम्स दीवारों पर टांगे जाते हैं। अदालत आपसे जानना चाहती है कि क्यों आपके बेटे रणवीर भसीन ने वही फोटो फ्रेम्स अपने बाथरूम की सीलिंग पर लगाए थे। अजीब बात नहीं है? ये हैरत की बात आपके लिए होगी वकील साहब, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा बेटा हमेशा से ही ऐसा है, जैसे अपने पैर में अलग अलग रंग के जूते पहनना, सडनली एकदम से अपने कमरे का डिजाइन चेंज कर देना, रंग बदल देना। वो दुनिया से निराला है। समझ में आती है ये बात, लेकिन फैशनेबल और डिजाइन सैवी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने फोटो फ्रेम्स बाथरूम की सीलिंग पर टांग दो। मेरा माना कि अजीब हरकत है तो क्या उसके लिए जेल भेजोगे उसे? आखिर क्या क्या साबित करना चाहते हो कि? योर ऑनर, कुछ है ऐसा
जिस पर हाल फिलहाल मैं अपनी उंगली नहीं रख पा रहा, लेकिन जैसे इस बात का पता चल गया मैं मेरा शक सबके सामने रख दूंगा। कैसा शक? यही कि रणवीर भसीन ने कोमा की हालत में वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया। साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। केटी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कोमाटोस पेशेंट जो मुश्किल से अपनी पलकें तक नहीं झपका सकता, वो बिस्तर से उठकर ये लेटर बॉम्ब पोस्ट करेगा? योर ऑनर, दिमाग खराब हो गया है इस केडी पाठक का। जब जिंदों पर उंगली नहीं उठा सका तो मुर्दों को निशाना बना रहा है। राणे, मेरा बेटा ठीक हो गया जज साहब। मेरे बेटे को होश आ गया, वो कोमा से बाहर आ गया। हाँ जज साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया। योर ऑनर, इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। हमें तुरंत मिस्टर भसीन का बयान लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि मुझे उनका बयान लेने का मौका दिया जाए। तो क्या आप जाकर उसके जुर्म कबूलने को कहोगे और हाँ कहेगा? एब्सोल्युटली मिस्टर राणे। यस केडी, रणवीर भसीन ने अगर इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। और वैसे भी तुम्हारा ये शक मेरी समझ से बाहर है। जब ये लेटर्स पोस्ट हुए थे उस वक्त रणवीर भसीन कोमा में था। तुम कैसे साबित करोगे कि वो खूनी है? इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? योर ऑनर, मैं अदालत में वेइंग स्केल मंगवाने की इजाजत चाहता हूँ। वेइंग स्केल? लो, अब इन्हें इंसाफ का तराजू चाहिए, लाकर दे दो इन्हें। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई लेटर बॉम्ब बनाने की विधि के अनुसार मैंने ये पैकेट बनाया है। चिंता मत करिए योर ऑनर, फटेगा नहीं। $52 ग्राम्स, 52 ग्राम। अब ये फोटो फ्रेम योर ऑनर, जो मिस्टर रणवीर भसीन ने अपने बाथरूम की छत पर चिपकाई थी। 52 ग्राम्स। केडी, तुम इस पहेली को सुलझाने के बजाय और उलझाते जा रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? योर ऑनर, इस केस में आगे कुछ साबित किए बिना मैं आपको इकबाल जुर्म देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम तुरंत रणवीर के पास जाएं, इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे। प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर, मैं कितनी देर से बेहोश था? 3 महीने से। 3 महीने? पर मेरी फैमिली? वो बेटा क्या है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर रचना। क्या हुआ रचना को? अरे कुछ नहीं हुआ रचना को। रचना को क्या हो सकता है? रचना एकदम भली चंगी है। लंदन गई है, नया ऑर्डर मिला ना उसको, उसके सिलसिले में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं रचना का पड़ोसी, उसके बाजू में रहता हूँ। वो क्या हुआ ना कि डाकिया आया था, रचना थी नहीं। रचना लंदन में थी, मैंने बोला ना लंदन गई है, तो लंदन में थी तो डाकिया मेरे पास उसका ये लेटर छोड़ के गया। फिर मुझे खुश खबर मिली कि आपको होश आ गया, इसलिए मैंने सोचा आपके पास आ जाता हूँ, हाल भी पूछ लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि लेटर आया था, और पढ़ के सुना भी देता हूँ कि क्या लेटर आया। अरे क्या कर रहे हैं आप? बम है उसमें, फट जाएगा। डॉक्टर प्लीज बोलो नहीं उसे। मिस्टर रणवीर भसीन, इस लेटर में बम नहीं, सच था जो बाहर आ गया। योर ऑनर, आइए। ये हमारे जज साहब हैं रणवीर, जरा इन्हें बताइए
कि जब 3 महीने आप कोमा में थे, आपको कैसे पता कि उस लेटर में बॉम्ब था? तो इसका मतलब ये कोमा में नहीं था? नहीं मिस्टर राणे, मजे की बात तो यही है कि मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में थे। योर ऑनर, रणवीर ने अपनी सौतेली बहन रचना को मारने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। 3 महीने पहले इन्होंने इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, लेटर बॉम्ब बनवाया, उसके ऊपर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मुंशी जी की लिखावट में रचना का पता लिखवाया और फिर इनके घर के सामने के पोस्ट बॉक्स का ताला तोड़ा। इंडस्ट्रियल ग्लू से उस लेटर बॉम्ब को पोस्ट बॉक्स के अंदर ऊपरी हिस्से में चिपका दिया। ये जानते थे कि 3 महीने तक वो लेटर बॉम्ब वहीं चिपका रहेगा, क्योंकि ये ट्रायल रन कर चुके थे उसी वजन के फोटो फ्रेम्स अपनी बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाकर। और 3 महीने बाद योर ऑनर, उस लेटर बॉम्ब पर लगे इंडस्ट्रियल ग्लू का असर जब खत्म हुआ, वो लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर गिरा और पोस्टमैन ने उसे रचना के घर डिलीवर कर दिया। एक मिनट केडी, तुम्हारा मतलब है रणवीर ने वो लेटर बॉम्ब अगस्त में नहीं मई महीने में पोस्ट बॉक्स में डाला? जी। और खुद को 3 महीने कोमा में भेज दिया ताकि इल्जाम उन पर ना आए, है? हाँ केटी, इल्जाम से बचने के लिए कोमा में जाने का खतरा कौन मोल लेगा? योर ऑनर, हुआ ये था कि इनका कोमा में जाना, मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी अदालत को सुनाए। सुनाइए। मेरा इरादा कोमा में जाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए जेल जाना चाहता था, ताकि जब ये लेटर बॉम्ब रचना को मिले तो कोई मुझ पर इल्जाम ना लगा सके। इसीलिए उस दिन बार में मैंने झगड़ा भी किया और एक ऐसे कमजोर वकील को अपॉइंट किया जो किसी भी हाल में मुझे जेल से निकालने में नाकामयाब रहता। आपके मित्र एडवोकेट सुरेश अय्यर की बात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन बार में किसी ने मेरे ही सर पर बोतल दे मारी और मैं कोमा में चला गया। राइट। और फिर जाने अनजाने में आपका यह प्लान और भी तगड़ा हो गया और भी मजबूत हो गया। राइट। इस मुंशी को मैंने रचना के खून में फंसाया है ताकि वो सारी जायदाद, हमारा हक मेरी मां को मिल सके, हमें मिल सके। ये अदालत रणवीर भसीन को रचना भसीन के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे मिस्टर राणे, एक बात तो आपसे कहना भूल ही गया। वो हाल ही में महाराष्ट्र टूरिज्म ने मुझे एक ब्रोशर भेजा था। कोल्हापुर के पास में एक बहुत सुंदर सी जगह है। मैं तो कहता हूँ मिस्टर राणे के बदले की भावना छोड़िए और रिटायर होने की सोचिए। थैंक्स फॉर द एडवाइस। नॉट श्योर। पक्का ना? वेरी श्योर। ओके ओके। मुंशी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं? नीचे करिए। हाँ बेटा, तुम जैसी औलाद हर माँ बाप को मिले। तुम्हारे पिता को तो बहुत गर्व होगा। जहां तक मुझे याद है, उन्हें सिर्फ खुद पर गर्व है। कई वर्ष हो गए हम संपर्क में नहीं। लेकिन बेटा, कब तक?
क्या पता, जब तक वक्त और हालात एक बार फिर से हमें आमने सामने नहीं खड़ा करता, हो सकता है इसी अदालत में। Who knows? संजय बस, अब तुम मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर निकल चुके हो। मैं तुम्हारी अय्याशियों से तंग आ चुकी हूँ। संजय मिस्टर केडी पाठक, जी कहिए। बैठ। मैं मिसेस उषा मधोक, ये मेरी बेटी गीता। बहुत जल्द इस पर अपने सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगने वाला है। सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगना। इससे पहले कि पुलिस आकर इसे गिरफ्तार करती, मैं सीधा आपके पास इसे लेकर आई हूँ। दरअसल आज सुबह मेरे पति संजय मधोक की लाश हमारे लोनावाला फार्म हाउस में मिली और उनकी लाश के पास उनका पालतू तोता चैको भी मिला। और वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। केडी सर, मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। एक मिनट। एक तोता कह रहा है कि इन्होंने कत्ल किया है, इसलिए आप। जी हाँ। देखिए मिसेस मधोक, तोते की गवाही अदालत नहीं मानती। अगर आपकी बेटी बेगुनाह है तो मैं बचा लूंगा इन्हें। केडी, आइए इंस्पेक्टर दवे, आइए। ये लड़की बेगुनाह नहीं है। ये रहा अरेस्ट वारंट। हथकड़ी पहनाओ। एक मिनट दवे, एक तोते के बयान के आधार पर तुम इस लड़की को अरेस्ट करो? केडी, तोते के अलावा बाकी सबूत भी इसके खिलाफ है। Really? योर ऑनर, गीता मधोक के आंसुओं की ये बाढ़ उनकी बेगुनाही के दर्द की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है जज साहब क्योंकि गुनाह करने के बाद ये पकड़ी गई। मिस्टर संजय मधोक एक बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने 2 तलाकों के बाद की अपनी तीसरी शादी मिस उषा मिश्रा से, जो कि वहां बैठी हैं। अब वो खुद एक डिवोर्सी हैं, जिनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी है, मिस गीता मिश्रा। मिस्टर संजय मधोक और मिस उषा मिश्रा की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गीता अपने आप को गीता मिश्रा कहती हैं, गीता मधोक नहीं। मिस्टर संजय मधोक सौतेले थे, लेकिन थे तो आपके पिता। क्या बुलाते थे आप उन्हें प्यार से? पापा, डैडी, पॉप्स, व्हाट? जी मैं उन्हें मिस्टर मधोक ही कहती थी। क्यों? क्या वो आपके दिल में पिता की भावना नहीं जगा सके? जी नहीं, मेरी माँ ने भले ही उन्हें अपना पति माना हो, लेकिन मैंने उन्हें अपना पिता कभी नहीं समझा। इनफैक्ट आपने तो हमेशा से उन्हें अपना दुश्मन समझा, am I right? दुश्मन तो हम थे उनके। उस आदमी ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अपने अंगूठे के नीचे रखता था, बात बात पर शक करना, और अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो बस मार कुटाई शुरू। जल्लाद था वो आदमी, जल्लाद।
बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया उसने? क्या ये सच है कि एक हफ्ते पहले आपके बर्थडे पार्टी के दिन आप दोनों के बीच बड़ा सा तमाशा हुआ था? तू मैं हुई थी, जहाँ के आपके पिता ने मिस्टर मधोक ने आपको चोर कहा था। चोर? मिस्टर मधोक को ये लगता था कि सबकी नजर उनके पैसों पर है। मेरा बर्थडे भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। मन तो आया कि मैं उनसे ही बेटी। नहीं मिसेस मधोक, इस तालुक से सुलगते ज्वालामुखी को आप कब तक शांत रख सकती हैं? एक ना एक दिन तो इसे फटना ही था, और जिस दिन वो फटा उस दिन निकली एक गोली जो सीधा मिस्टर मधोक के सीने को चीरकर बुझाने चली मिस गीता के इंतकाम के प्यास को। क्या बात है मिस केसवानी, क्या बात है, मजा आ गया। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि आप किसी रहस्यमय फिल्म की पटकथा लिख रही हैं। आई एम सीरियस केडी, इस लड़की ने मिस्टर मधोक का कत्ल किया है। लोनावला में उनके फार्म हाउस जाकर उन पर गोली चलाई है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। या राइट, तो इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर का कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह? आई मीन उस तोते के अलावा? हाँ, इस केस में एक तोता भी है मिस केसवानी। जी योर ऑनर, तोता भी है। मिस्टर मधोक का पालतू तोता चैको, जो मर्डर के वक्त लाश के पास था। मैं अदालत में चैको को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इट्स रिडिकुलस। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये तोता इस केस का इकलौता गवाह है। योर ऑनर, एक तोते की गवाही इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इकलौता गवाह है योर ऑनर। आई स्टिल ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जब से मिस्टर मधोक का खून हुआ है तब से ये तोता बस एक ही बात दोहरा रहा है, जो है ऑर्डर ऑर्डर। चैक, बोलो गीता ने क्या किया? गीता, नाम नीचे रखो। गोली मत चलाओ गीता। ऑर्डर ऑर्डर। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। तो क्या ये तोता झूठ बोल रहा है? तो क्या तोते ने सच बोलने की कसम खाई है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, तोता तोता होता है, उससे जो रटवाओगे वो बोलेगा। तोते के बड़बड़ाने से थोड़ी कोई केस बन सकता है, थोड़ी कोई गवाही मानी जा सकती है। कम ऑन केडी, मैं एक तोते को इस केस में गवाह नहीं बनाने वाला, लेकिन ये जो कह रहा है इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इसलिए बस हम इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके जाने देंगे उसे। तोते का स्टेटमेंट लेंगे आप? योर ऑनर, जैसे मैंने कहा, तोते को जो रटवाओगे वो बोलेगा। और वैसे भी एक बात सोचने वाली है कि तोते को कुछ सिखाने में महीने लग जाते हैं, लेकिन यहां तो जिस दिन से मिस्टर मधोक की मौत हुई है ये गीता गीता कर रहा है। थिंक अबाउट इट। किस किताब में लिखा है केडी कि एक तोते को सीखने के लिए महीने लग जाते हैं? आम बात है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ज्यादातर, हमेशा नहीं। What are you trying to say? इंसानों की तरह हर तोते का भी अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है। Your Honor, तोते के ग्रास्पिंग पावर की बात कर रहे हैं। चैको, बोलो केसवानी। ऑर्डर ऑर्डर। चैको, बैड बॉय, बोलो केसवानी। चैको, बोलो केसवानी। मिस केसवानी, शायद इसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी मजबूत नहीं है। महीने कह रहे थे ना तुम? कितना वक्त लगा केडी? 40 seconds. Still a तोता, योर ऑनर। योर ऑनर, अगर ये तोता न भी होता तब भी गीता मिश्रा इस कटघरे में खड़ी होती, क्योंकि जिस बंदूक से संजय मधोक का कत्ल हुआ वो बंदूक पुलिस को संजय मधोक के फार्म हाउस के बाहर एक कचरे के डब्बे में मिली, जिस पर फोरेंसिक्स के अनुसार गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान हैं। मिस गीता, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बताती हूँ कि इस गन पर मेरी उंगलियों के निशान कैसे आए। उस दिन मैं मिस्टर मधोक से मिलने सुबह फार्म हाउस गई थी।
लेकिन डोरबेल बजाने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा शायद वो सो रहे हैं, इसलिए वहां से जाने लगी कि अचानक एक गमले में मैंने इस गन को देखा। मुझे लगा कि शायद ये मिस्टर मधोक की गन है। अगर ऐसा था तो तुमने वो गन कचरे में क्यों फेंकी गीता? कुछ दिन पहले एक लड़ाई के दौरान मिस्टर मधोक ने मेरी माँ को गोली मारने की धमकी दी थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने वो गन फेंक दी। पर मुझे नहीं पता था कि इसी गन से उनकी हत्या हुई है। बाय द वे गीता, मिस्टर मधोक, जिन्हें तुम्ही ने कुछ ही देर पहले जल्लाद कहा था, इतनी सुबह सुबह तुम उन्हें क्यों मिलने गई थी? वो मिस्टर मधोक को ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी कंपनी से पैसों की फेरबदल की है और वो पुलिस को बुलाने वाले थे। उनकी इसी गलतफहमी को दूर करने में वहां पर गई थी। कितने पैसों की फेरबदल गीता? वो कुछ 8 करोड़ की। Quiet, please. 8 करोड़ की? कुछ? तुम उसे मामूली फेरबदल कह रही हो गीता? ये तो बहुत बड़ा गबन है, स्कैम है, इट्स अ फ्रॉड। इसीलिए मारा तुमने मिस्टर मधोक को। मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही मैंने वो पैसे लिए हैं। लिए हो या ना लिए हो, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो कुछ 8 करोड़ उन 100 करोड़ के नीचे दबने वाले हैं जो अब तुम्हारी माँ को मिलेंगे मिस्टर संजय मधोक की मौत के बाद। डिफेंस। गीता, माफी चाहता हूं, सवाल थोड़ा निजी है लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आपकी कमर कितनी है? मेरा मतलब है आप किस साइज का जीन्स पहनती हैं? 26। 26। और कुर्ता? स्मॉल साइज। क्या ये कपड़े आपके हैं? जरा बताइए अदालत। नहीं, ये कपड़े मेरे नहीं है। कभी आपने इन कपड़ों को पहले देखा? जी मैंने नहीं देखे। योर ऑनर, ये कपड़े मिस्टर संजय मधोक के फार्म हाउस के बेडरूम की अलमारी से पाए गए हैं। ये गीता के नहीं है क्योंकि ये इनकी साइज से बड़े हैं। ये मिसेस उषा मधोक के नहीं है क्योंकि ये उनकी साइज से छोटे हैं। यानी कि किसी तीसरी औरत के। योर ऑनर, ये कपड़े मिस्टर संजय मधोक की पड़ोसन मिस बालाकृष्णन की है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। हाँ, तो मिस बालाकृष्णन, सुना है कि आप राइटर हैं, लेखिका हैं। क्या लिखती हैं आप? जी, मैं नोवेल लिखती हूँ। अच्छा। अक्सर लोनावाला में अपने फार्म हाउस जाकर, जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है। जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है, इतना नजदीक है योर ऑनर कि इनके कपड़े उनके बेडरूम तक पहुंच गए। ये कपड़े मेरे नहीं हैं। ये कपड़े आपके नहीं हैं? ताज्जुब की बात है मिस बालाकृष्णन, क्योंकि आपके कपड़ों पर जो लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है, SM लॉन्ड्री, इनके मालिक का ये कहना है कि ये जी, ये कपड़े मेरे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। सच बोलना अच्छी आदत होती है।
चलिए अब सच सच ये भी बता दीजिए कि आपके और मिस्टर मदोक के बीच क्या रिश्ता था। संजय और मैं गहरे दोस्त थे? जी नहीं। गहरे दुश्मन थे? जी जी, गहरे दुश्मन इसलिए मिस बालाकृष्ण क्योंकि ये गन जिस पर योर ऑनर गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान है, ये गन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये गन आपकी है। क्या ये सही है या नहीं? जी, और क्या ये भी सही है या नहीं कि आपका पूरा नाम मिस गीता बालाकृष्णन है? ऑर्डर ऑर्डर। जी, मेरा नाम भी गीता है, पर मैंने तोते को नहीं, मैंने संजय मधोक को नहीं मारा। गन नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता। योर ऑनर, तोता भी मेरी बात से सहमत। एक बात जानना चाहूंगा आपसे मिस बालाकृष्णन, मिस गीता बालाकृष्णन, क्या आपके कपड़े और आपकी पिस्तौल संजय मधोक जी के घर पर पहुंची कैसे और क्यों? जी, संजय और मेरे बीच अफेयर चल रहा था, इसलिए। ऑर्डर ऑर्डर। अक्सर हम अपना वीकेंड उस फार्म हाउस पे गुजारा करते थे। एक ऐसे ही वीकेंड पर उसने मुझसे गन ली थी। कमाल है, इतना प्यार की उन्होंने गन मांगी और आपने दे दी, क्यों भी नहीं पूछा? संजय का कहना था कि उसकी कंपनी से किसी ने 8 करोड़ रुपए की चोरी की है। संजय ऐसा इंसान था जो 1 रुपए की चोरी को भी माफ नहीं करता। गन उसने उसको धमकाने के लिए मांगी। यानी कि गीता मिश्रा, जिन्होंने मिस्टर मधोक की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया। मियर स्पेक्यूलेशन योर ऑनर। ये जानकारी ना तो प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास है ना मेरे पास। जिनके पास है, मैं चाहता हूं कि वो कटघरे में आकर इस बात पर रोशनी डालें। मिस्टर संजय मधोक के ऑडिटर मिस्टर अनंत दिघे। योर ऑनर, मैं एक ऑडिटर हूं। 11 जुलाई को संजय मधोक ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स पर स्पेशल ऑडिट का काम मुझे सौंपा था। उन्हें शक था कि कोई जाली पेपर बना के उनके फंड्स की चोरी कर रहा है। तो मिस्टर डिगे, क्या ये चोर आपको मिला? सॉरी, मैं पूछ रहा था कि क्या ये चोर आपको मिला? जी, 1.5 महीने की कोशिश के बाद वो 8 करोड़ का गबन करने वाला हमें मिल ही गया। गीता मिश्रा? जी नहीं, मिस्टर ब्रिज कोटियाल। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर संजय मधोक की कंपनी के जनरल मैनेजर। तो मिस्टर डिगे, क्या आपने मिस्टर मधोक को इत्तला की इस बारे में? जी, इस बारे में मैंने उन्हें उनके कत्ल की रात फैक्स भेजा था, लेकिन फैक्स पढ़ने से पहले ही शायद उनकी मौत हो गई थी। इसका मतलब योर ऑनर कि मिस्टर संजय मधोक का गीता मिश्रा पर शक करना गलत था। थैंक यू मिस्टर डिगे, आप जा सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संजय मधोक के जनरल मैनेजर मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को। मैं मानता हूं वो सारे पैसों की चोरी और अकाउंट का फेरबदल मैंने ही किया था, लेकिन मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा, जैसा मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वारदात की रात 10 बजे मिस्टर मधोक के फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार आखिरी फोन उन्होंने आपको किया था, वो भी मिस्टर डिगे के उनको फैक्स भेजने के 5 मिनट बाद। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर कोटरिया कि मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को फैक्स भेजा, जिसे पढ़कर
मिस्टर मधोक ने आपको फोन किया, आपको लगा कि आपका खेल खत्म हो गया और आपके गबन की बात आम हो जाए उससे पहले आप। नहीं वकील साहब, उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो फैक्स पढ़ा ही नहीं था। और एक बात, मिस्टर कोट्रियल का पहला नाम ब्रिज है, गीता नहीं। मिस्टर कोट्रियल सच कह रहे हैं या झूठ, वो अभी पता चल जाएगा। क्योंकि योर ऑनर, उस रात 10 बजे मिस्टर मधोक अपने फार्म हाउस में अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके पड़ोसी कर्नल रंजीत थापर। मैं और संजय बहुत पुराने दोस्त थे। इनफैक्ट 2 साल पहले वो फार्म हाउस संजय को मैंने ही बेचा था। उस रात हमेशा की तरह मैं और संजय साथ ही में बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे कि यार थापर, तू तो आर्मी वाला है ना, कोई अच्छी सी सिक्योरिटी बता, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों, तुझे कौन धमका रहा है? अरे वो मेरी सौतेली बेटी गीता। यकीन नहीं होता, उसी लड़की ने मेरी कंपनी के अकाउंट से 8 करोड़ का घपला किया है। 8 करोड़, कैन यू बिलीव इट? और उसे पता है कि ये बात मैं जानता हूं। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए, उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। तो तुझे डर है कि इससे पहले कि तू कुछ करे वो तेरी जान ले लेगी? कोई शक है? हेलो कोट्रियल, वो मेरी मंडे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके। तो मिस्टर मधोक को तब भी ये गलतफहमी थी कि गीता मिश्रा ने ही गबन किया है। जी मुझे लगता नहीं कि संजय ने फैक्स देखा हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बंदूक पर उंगलियों के निशान, गवाहों के बयान और तोते का बार बार गीता गीता कहना, ये सब यही साबित करता है कि गीता मिश्रा ने ही कत्ल किया है। मरने वाले को खुद ये डर था कि गीता उसकी जान लेगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जज साहब? प्रोसिक्यूशन की ये मांग है कि इस लड़की गीता मिश्रा को दफा 503 फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दफा 302 मर्डर के तहत इतनी लंबी सजा दी जाए कि वो दिन गिनते गिनते थक जाए। नहीं, नहीं जज साहब, मेरी बेटी को उसके किए की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया, अपनी माँ के लिए। मिसेस मधोक, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि गीता ने वो कत्ल किया है? नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात थे मुझे लगा शायद मेरी बेटी ने। देखिए मिसेस मधोक, आपने अदालत में जो किया, भरी अदालत में जज के सामने, कुल मिला के आपने केस प्रोसिक्यूशन को जितवा दिया, अपनी बेटी को सजा सुना दी आपने। आई एम सॉरी, लेकिन मैं डर गई थी। इस तरह की भाषा कौन कौन सिखाता है सर? पता नहीं, मैंने तो इसे कभी अपने पास नहीं रखा है, लेकिन ये गीता से काफी घुला मिला हुआ है। ये तो तमिल बोल रहा है। तमिल में बंदर को कुरंग कहते हैं और मुंजी मतलब फेस, यानी कि बंदर जैसा मुंह। मिसेस मधोक, आपके घर में कोई है जो तमिल बोलता है, आप या गीता या कोई और? जी नहीं। अच्छा, तो फिर इसने तमिल बोलना कहाँ से सीखा? गीता, माफी चाहता हूँ, सवाल थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा टेढ़ा है। आपका इस तोते के साथ कैसा रिश्ता है? जी, जैको ज्यादातर मेरे साथ ही रहता था और मैंने उसे कई वर्ड्स भी सिखाए थे, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हेलो।
और कुछ गीता? जब मैं अपनी उंगली उसके सामने रखती थी तो बड़ी अच्छी तरीके से वो उस पर आकर बैठ जाता था। यानी कि आप और चैको के बीच इतनी दोस्ती थी कि वो आकर आपकी उंगली पर बैठ जाता था। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इन्हें मौका दिया जाए कि ये वहां जाकर अपनी बात का प्रदर्शन कर सके। इजाजत है। चैको, गुड बॉय, कम। ऑर्डर ऑर्डर। इसने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए क्या कीता? क्योंकि वो जानता है कि तुम ही कातिल हो। बिल्कुल गलत सोच है आपकी प्रोसिक्यूटर साहब। मैं अलाउ मी टू एक्सप्लेन। गीता, आप आइए। योर ऑनर, इस तोते ने जो किया इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, क्योंकि ये चैको है ही नहीं। Quiet, please. What? हाँ, ये चैको है ही नहीं। चैको की तरह दिखने वाला कोई दूसरा तोता है। योर ऑनर, जरा सोचिए, कुछ ही दिनों में इस तोते का शब्दकोश ही नहीं, व्यवहार भी बदल गया। जिसे ये सिखाया गया है, गीता गन नीचे रखो, गीता गोली मत चलाओ, ये गाली देता है, अलग भाषा में बात करता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चैको नहीं, इसके रूप का कोई और तोता है। वेरी इंप्रेसिव। वैसे इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास, कीरी? योर ऑनर, इस तोते को अलेक्जेंडर तोता कहा जाता है और इस तोते के डीलर्स मुंबई में बहुत कम है। मैंने पता करवाया है कि पिछले दिनों में कितने लोगों ने अलेक्जेंडर तोते खरीदे। तो क्या पता लगा? दुर्भाग्यवश अभी तक तो कुछ पता नहीं चला योर ऑनर, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मुझे कुछ अंदाजा है कि ये तोता किसका है। ये तोता मेरा नहीं है, इसे मैंने नहीं खरीदा। गीता जी, ये तोता उस दिन मेरे दफ्तर में तमिल में गालियां दे रहा था और इस केस से जुड़े सारे लोगों में से सिर्फ एक आप ही है जिसको तमिल आती है। अगर ये तोता आपका नहीं है तो इसे तमिल किसने सिखाया होगा? और गीता कृष्णन ने तोते को ये भी सिखा दिया, गन नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता, ताकि आगे चलकर तोता उसे ही अदालत में फंसा सके। कहो केडी, क्या केसवानी की बात का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है, बट इनफैक्ट मैं मिस केसवानी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। योर ऑनर, इस तोते के डैडी यानी कि अप्पा मिल गए हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। वनकम सर, वनकम। मेरा नाम मुत्तू है, क्राफर्ड मार्केट में मेरा बेट का दुकान है। ये तोता राजू मेरा दुकान से खरीदा था 2 महीने का पहले। तो इस तोते की मेरा मतलब है इस तोते की बिक्री की कोई रसीद, कोई बिल साथ में लाए हैं? है ना सर, लाया है, ये देखिए। चौदह जून को आपने ये अलेक्जेंडर पैरेट बेचा मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को, योर ऑनर। हाँ सर, उधर बैठा ना, वही साहब है। उसने तोता खरीदा। हाँ सर, उसको एक दूसरे तोते का एक साथ कॉपी चाहिए था। माफी चाहता हूं मिस्टर कोटरियाल, रहा नहीं जा रहा मुझसे। आपके तो तोते उड़े हुए लग रहे हैं। क्या बात है? आप ठीक कह रहे थे वकील साहब, ये तोता चैको नहीं है। असली चैको
सही सलामत मेरे दोस्त के घर पर है। ये तोता मैंने मार्केट से खरीदा था और बहुत मुश्किल से इसे मैंने गीता के खिलाफ बोलना सिखाया था। ऑर्डर ऑर्डर। राइट। और ऐसा आपने क्यों किया ये भी अदालत को बता दीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मिस्टर मधोक की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया था, इसलिए इससे पहले कि मिस्टर मधोक मुझे पकड़ते मैंने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया। लेकिन मैंने प्लान बनाया, मारा नहीं। जैसा मैंने प्लान बनाया, मारा नहीं। What nonsense, मिस्टर कोटरियाल। प्लान बनाया लेकिन उन्हें मारा नहीं। अब तो साफ साफ साबित हो चुका है कि उनके मरने से सबसे बड़ा फायदा आप ही को था। सब मैं मानता हूं मुझे फायदा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नहीं मारा। देखिए मैं आपको ठीक ठीक बताता हूं कि हुआ क्या था। उस रात को ठीक 10 बजे मुझे मिस्टर मधोक का फोन आया। हेलो कोटरियाल, मेरे फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। उस फोन से मुझे अंदाजा हो गया था, उस ऑडिटर से मेरे खिलाफ मिस्टर मधोक को सारे सबूत मिल गए होंगे। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और मैंने उस तोते को साथ लिया और मैं मिस्टर मधोक के फार्म हाउस पर पहुंच गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। मिस्टर मधोक, मिस्टर मधोक, फिर मैंने जमीन पर एक पेपर पड़ा देखा जिस पर ऑडिटर ने साफ साफ लिखा था कि सारे पैसों की चोरी मैंने की थी। उस वक्त तो मैंने वो फैक्स चुरा लिया, लेकिन घबरा गया कि कल को ऑडिटर अदालत में कह देगा कि चोरी मैंने की, कि कत्ल भी मैंने किया। इसलिए ज़रूरी था कि मर्डर ना करते हुए भी मैं अपने आप को बचाऊं। इसलिए मैंने तोते बदले ताकि मुझ पर इल्ज़ाम आने से पहले गीता पर जाता और जैको को लेकर मैं वहां से भाग गया। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा और अब तक हम इस बेचारी मासूम लड़की को दोषी ठहरा रहे थे, जबकि सारी साजिश तुमने की थी। मैं मानता हूँ सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने खून नहीं किया। शट अप! तुम्ही ने मारा है मिस्टर मधोक को, और अब जब पकड़े गए हो तो बात बदल रहे हो। तुम एक बार हमें धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। योर ऑनर, इस आदमी को दफा 406, दफा 302 और दफा 503। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं? क्या हुआ केडी? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हारे मुवक्किल को बचाकर इस केस में इंसाफ कर रही हूँ। लेकिन एक बेगुनाह को बचाकर दूसरे बेगुनाह को सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कैसा इंसाफ है? ये क्या कह रहे हो तुम केडी? तुम्हें लगता है कि मिस्टर कोटरियाल सच बोल रहे हैं? मुझे लगता नहीं योर ऑनर, पूरा यकीन है कि मिस्टर कोटरियाल सच बोल रहे हैं। ये सही है कि इन्होंने गबन किया, ये सही है कि इन्होंने मिस्टर मधोक को मारने का प्लान बनाया, लेकिन इन्होंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। फिर कौन है मिस्टर मधोक का कातिल? योर ऑनर, मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को जो फैक्स भेजा था, हम अब तक नहीं जानते थे कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा या नहीं, लेकिन कोटरियाल साहब के बयान के बाद ये साबित हो गया है कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इसका मतलब ये हुआ कि रात 10 बजे तक मिस्टर मधोक को पता चल गया था कि गबन मिस्टर कोटरियाल ने किया। करेक्ट। लेकिन कर्नल थापर ने अदालत में यह बयान दिया था कि मिस्टर मधोक ने उनसे कहा कि उन्हें यकीन है कि गबन गीता ने किया है और उन्हें सिर्फ सबूत का इंतजार है, उसके बाद गीता गई जी। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। ऑब्वियसली योर ऑनर, कर्नल थापर ने झूठ बोला था। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। हाँ तो कर्नल थापर,
उस दिन अदालत में ये गीता के खिलाफ मन घड़न कहानी आपने बनाई, क्यों झूठ बोला था? झूठी गवाही मेरी नहीं है, संजय मधोक की है। आप उसी से पूछिए, गीता को लेकर उसने मुझसे क्यों झूठ बोला। I like it. बड़े शातिर हैं आप जानते हैं कि संजय मधोक की लाश उठकर अदालत में आने वाली तो है नहीं गवाही देने, इसलिए आप ये सारा कुछ उस पर डाल रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी कर्नल साहब मेरे मन में एक सवाल रह जाता है। उस दिन जब मिस्टर कोटरियाल ने अदालत में झूठी गवाही दी थी, आपने उस झूठ का साथ दिया था, आपने भी झूठी गवाही दी थी, क्यों ऐसा? उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जी, मुझे नहीं लगता कि संजय ने उस फैक्स को देखा था। मैं भी गीता को फंसाना चाहता था। आप भी गीता को फंसाना चाहते थे। कर्नल साहब, मिस्टर कोटरियाल गीता को फंसाना चाहते थे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन आप क्यों फंसाना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय मधोक का कत्ल गीता के सर पर डाल के आप खुद बचना चाहते थे? Am I right? Or am I right? I think I'm right. आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। ऐसा करके आप हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं। वैसे भी आपकी ये खामोशी आपके काम नहीं आने वाली। अदालत में खामोशी के दो ही कारण होते हैं, या तो आप कुछ छिपा रहे हैं या संजय मधोक का कत्ल आपने किया है। मैं वो एक गलती थी। वो एक गलती थी। कर्नल साहब, गलती का समाधान गलती मान लेने से होता है, सच को छिपाकर नहीं। अदालत को बताइए कि सच क्या है। चोर है, चोर। जहां देखो वही साले पीठ में खंजर भोंकने वाले चोर। हेलो कोटरियाल, फिर फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। क्या बात है संजय, इतने गुस्से में क्यों हो? जिससे देखो वही मेरा पैसा छीनना चाहता है। अपनों के नाम पर दुश्मनों से घिरा हूं मैं, दुश्मनों। कलयुग का जमाना है मेरे दोस्त। मत भूलो कि तुम भी उसी कलयुग का हिस्सा हो। था पर दोस्ती के नाम पर तुमने भी मुझे धोखा दिया है। फार्म हाउस के नाम पर मार्केट प्राइस से दोगुनी रेट में बेचा है तुमने मुझे। क्या आप पागल जैसी बातें कर रहे हो? ये फार्म हाउस मैंने तुम्हें मार्केट रेट में बेचा है, बल्कि बेस्ट प्राइस में। बेस्ट प्राइस तुम्हारे लिए होगा, बेस्ट प्राइस मेरे लिए नहीं। दोस्त बनकर तुमने एक फार्म हाउस के नाम पर खंडर बेचा है, खंडर टूटा फूटा। अफसोस था पर कि तुम भी औरों की तरह एक चोर निकले। हाउ डेयर यू संजय, जबान पे लगाम दो, वरना क्या क्या करने का वरना? अरे पैसा तो तूने छीन ही लिया, अब क्या मेरी जान लेगा? क्या करेगा तू वरना? लेकिन नीचे रखो, पता नहीं छीनने दूंगा। एक इज्जतदार आर्मी ऑफिसर के ऊपर चोरी का इल्जाम? मेरे सारे करियर में मेरे सीनियर से लेकर मेरे जूनियर तक आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। सर ऊंचा और सीना चौड़ा रख के मैं आर्मी से रिटायर हुआ और उस आदमी ने मुझे चोट ठहरा दिया। उसकी इतनी हिम्मत
मधोक के लिए तो सभी चोर थे, क्योंकि वो खुद एक चोर था। मेरे हाथों नहीं तो किसी और के हाथों मरता, किसी और के हाथों। ये अदालत संजय मधोक की हत्या के लिए कर्नल थापर को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर ब्रिज कोटरियाल पर धोखाधड़ी, गबन और सबूतों को बदलने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म देती है। मिस गीता मिश्रा को इस केस में बेकसूर पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations, Katie. Well deserved. बेटी, आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू केडी। एक माँ होकर मेरा अपनी बेटी पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन तुमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। केडी पाठक का सत्य पे से विश्वास कैसे उठ सकता है? ये तो मेरी लाइन है।